हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। आज बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में विज्ञान और जीके के प्रश्नों को लिए हैं। पहले 30 प्रश्न विज्ञान के होंगे, इसके बाद 20 प्रश्न मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस सभी मिक्स प्रश्न होंगे 20। तो पूरे 50 प्रश्नों को इस सेशन में देखेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लिनियस, लैमार्क, मेंडेल, डार्विन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। देखिए, बीपीएससी प्री 2022 में लेटेस्ट प्रश्न है, सभी लेटेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो ये लिखे हैं आपके डार्विन, तो फर्स्ट का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये लिखे हैं डार्विन, फर्स्ट का डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो सेकंड का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक कौन है बताना है। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, सल्फाडाइजिन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर। अगर एक से ज़्यादा उत्तर है तब भी ई लगाएंगे, अगर कोई उत्तर सही नहीं है तब भी ऑप्शन ई ही सही करेंगे। तो देखिए, एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन भी होता है और सल्फाडाइजिन भी होता है, इसलिए आपका ई करेक्ट हो जाएगा। 3 का ई इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, तो 3 का ई इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो देखिए, चावल जो है ये आपका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि पके चावल में भी आपका 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जबकि और सब में कम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो चावल में वैसे ज़्यादा रहता है, लेकिन पकने के बाद भी आपका 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पके हुए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25.5 इज राइट आंसर। तो 4 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है, ये जितने भी अनाज दिए गए हैं इनमें से। तो 4 का सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन क्या है यही आपको बताना है। तो अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही कीट संवर्धन कहलाता है। तो 5 का ए इज राइट आंसर, तो 5 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और हर एक ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। तो जेनेटिक्स जो है ये आपका आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है, तो 6 का डी इज राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पहले प्रश्न को समझिए, समझने के बाद जो आपको लगे कि आंसर हो सकता है तो वीडियो को रोकिए और रोक करके कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके मस्तिष्क में ये आंसर फीड हो जाता है और आपको भूलता नहीं है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे, परावैज्ञानिक किरणें। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो पराध्वनि तरंगे होगा, ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 7 का सी इज राइट आंसर, पराध्वनि तरंगे इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, बालू बुखारा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो इसका आंसर बताइएगा। सेब, अंगूर, खजूर, बालू
बुखारा, इनमें से कौन सच्चा फल नहीं है वो आपको बताना है। तो सच्चा फल आपका सेब नहीं है, अंगूर भी है, बालू बुखारा भी है, खजूर भी है। तो 8 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सेब इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। तो 9 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कली से प्राप्त होता है। तो 9 का डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए दोनों एक ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। और एक 2015 में पूछा गया है और एक आपका 2020 में पूछा गया है। तो किस प्रकार से प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं यह भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लगे कि ये इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में छप सकता है। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल पर पूरा प्रीवियस ईयर आपका करा दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो सब वीडियो आप जा करके देखिए। तो लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़, फूल की कली। तो फूल की कली इज राइट आंसर। तो लौंग आपका कली से प्राप्त होता है, फूल की कली है। तो 10 का डी इज राइट आंसर। और 9 में डी है शुष्क पुष्पकली और 10 में डी है फूल की कली, दोनों एक ही है। तो 10 का भी डी और 9 का भी डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब करके आप चैनल पर जुड़िए, क्योंकि ये आपके तैयारी के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है चैनल, और आपके लिए जो भी हो सकेगा, जितना मेहनत हो सकेगा किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो देखिए अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इसलिए 11 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पादप कली है, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। तो पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। तो 12 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं, सक्यूलेट कहते हैं। तो ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। तो 13 का सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय यानी दिल के लिए, यकृत यानी लीवर के लिए, अग्न्याशय यानी पैंक्रियास के लिए, या मस्तिष्क के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो इसका आंसर बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यूपी PCS, उत्तराखंड PCS में और बिहार BPSC में तो आया ही है, और ये आपका रीट राजस्थान में भी आया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। 14 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मस्तिष्क इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, UV, एक्सरे। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण जो है वो आपका इंफ्रारेड होता है, और इंफ्रारेड दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो 15 का ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों इसलिए हम कम समय में देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ज़्यादा समय लिया जाए, सिर्फ आप जो इम्पोर्टेंट है उस प्रश्नों को देखते हुए आगे चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप चैनल से जुड़ सकें। आइए नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता। तो 16 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उत्परिवर्तन इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है?
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, उपर्युक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं, मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है यह लैंगिक जनन पर आधारित है और ये आपका ऑप्शन सी में है। तो 17 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए की खोज किसने की थी? ये बड़ा विवादित प्रश्न है। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो इसमें से आपका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। डीएनए को ही न्यूक्लिन नाम दिया है फ्रेडरिक ने, इसलिए कभी कभी पूछ देता है कि न्यूक्लिन नाम डीएनए का किसने दिया? तो ये आपका फ्रेडरिक ने दिया था। तो 18 का ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के लिए डीएनए उत्तरदायी है। तो 19 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। तो 20 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो 20 का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। 21 है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। ये बहुत सामान्य प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो 21 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? मानव शरीर में पानी कितना होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। तो 21 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में 70% पानी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है विटामिन यानी ऐसा विटामिन बताना है जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। वह कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के होता है, प्रभावी होता है। तो 22 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है। तो 22 का डी इज राइट आंसर। विटामिन के आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो विटामिन के प्रतिस्कंदन यानी प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्राकृतिक कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन के थक्का बनाने में भी प्रयोग होता है, अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा। तो विटामिन के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 23 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 23 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अगोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं? तो विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं और विटामिन D2 को अगोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा है अगोकैल्सिफेरॉल, तो ये आपका विटामिन D2 हो जाएगा। 24 का ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में।
तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में भंडारित होता है। तो 25 का ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनाल, जीरोथैल्मिया और टेकोफेराल बेरीबेरी, साइनोकोबाल्मिन, रक्ताल्पता, आर्गो कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। तो ये आपका वैज्ञानिक नाम दिया है विटामिन का और उससे होने वाले रोग का नाम दिया है। तो 26 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सुमेलित नहीं है। टेकोफेराल बेरीबेरी ये नहीं होगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। 26 का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के एल्फाल्फा। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक उत्तर। देखिए इसमें यह है कि विटामिन दिया है और इसमें पाया जाता है, ये आपको दिखाया है। क्या विटामिन B1 संतरा में पाया जाता है, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में पाया जाता है, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है, विटामिन के एल्फाल्फा में पाया जाता है या नहीं, यही आपको बताना है। और जो नहीं पाया जाता होगा वही सुमेलित नहीं होगा। तो 27 का आंसर फटाफट करिएगा। तो इसमें देखिए आपका विटामिन ई सही हो जाएगा, इसमें कोई भी आपका सही नहीं होगा। विटामिन B1 संतरा में नहीं पाया जाता है, विटामिन डी जो है ये कार्ड यकृत तेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का आपका ई इज राइट आंसर। 28 है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, यानी आपको बताना है कि कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कोबाल्ट में क्या पाया जाता है? B1, B2, B6, B12। तो कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है, तो इसलिए 28 का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट है 29। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। ऑप्शन ए है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ मनुष्य में आपका रक्त बताना है, उसका परिमाप कितना होता है। तो 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। तो 29 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 का ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल एक रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। आरएच कारक, सफेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वश, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर। तो इसका आंसर बताइएगा। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच कारक में भी संगत होता है। तो 30 का ए इज राइट आंसर। आरएच कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस बंदर के रक्त में की थी। तो इस प्रकार से आपका आरएच कारक इसका करेक्ट आंसर है। 30 का ए इज राइट आंसर। तो साथियों साइंस के 30 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला होगी इसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल सभी प्रश्नों का ये मेल होगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब यहाँ जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो पूरे 20 प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों हम ऑप्शन पढ़ेंगे, तब तक आप अपना आंसर जो है वो लिख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और लास्ट में मिलाइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक था और ये तुर्क जनजाति से बिलोंग करता था। तो इसलिए फर्स्ट का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों आपको बताते चलें, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं लिया गया है। इसमें आपका साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल,
ये सभी टॉपिक का मिश्रण है, यानी सभी टॉपिक को मिक्स करके बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट है और चुनिंदा प्रश्न है, कोई फालतू प्रश्न नहीं है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसलिए सभी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊती। तो इसका आंसर आप बताइएगा, लखनऊती होगा कि दिल्ली होगा, अजमेर होगा, लाहौर होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 5 सेकंड हो गए होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, तो सेकंड क्वेश्चन का ए आपका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। नेक्स्ट देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, एक मंदिर है, संत की झोपड़ी है, मीनार है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार का ये मस्जिद है, इसलिए थर्ड का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में, हुगली, आरकोट, सूरत। देखिए एक प्रश्न यह भी बनता है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित करी थी? तो 1612 ईस्वी में स्थापित करी थी। कहाँ स्थापित करी थी? तो ये स्थापित करी थी सूरत में। तो 4 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी थी। 4 का डी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए ये आपका साइंस से प्रश्न है। तो हमने पहले ही बताया कि जीके, जीएस, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब इसमें कंप्लीट आपका मिनी प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांट करके आपके बीच में लाए हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। तो 5 का ए आपका करेक्ट आंसर है। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। 5 का ए इज राइट आंसर। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। तो देखिए इसलिए हमने मिक्स प्रश्नों को लिया है ताकि आपका हैबिट बनता रहे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सभी मिक्स आपको प्रश्न मिलेंगे, तो इसलिए मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है तो आपके माइंडसेट में वही सब्जेक्ट घूमता रहता है, तो आप सही कर लेते हैं। अगर आपको 2-3 सब्जेक्ट को 2-3 टॉपिक को मिलाकर के प्रश्न दिया जाता है तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट अभी हो जाए तो बेहतर होगा। इसलिए एग्जाम हॉल से पहले आपको मिक्स प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट तमाम लगाने हैं, जिससे आपका डर भी खत्म हो और आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो। तो 6 का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। तो 6 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की यात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, सार्वभौमिक स्थिरांक। तो फैराडे स्थिरांक क्या है ये आपको बताना है, कमेंट करिएगा आंसर। तो देखिए फैराडे स्थिरांक आपका सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो 7 का डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो आप सबको पता होगा, दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। तो हमें इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है ये छठ पूजा होता है। तो 8 का डी इज राइट आंसर। बिहार का अद्वितीय त्यौहार, बिहार छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक छठ पूजा अगर कहीं पर मनाया जाता है तो बिहार राज्य है। तो बिहार में छठ पूजा को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। तो 8 का डी आपका राइट आंसर है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर।
तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बताना है। देखिए, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो 9 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना इज राइट आंसर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, तो 10 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का बी इज राइट आंसर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? 1 अक्टूबर 2020, 1 नवंबर 2020, 1 जनवरी 2021, 1 जुलाई 2021। तो 11 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया था, तो 11 का सी इज राइट आंसर। प्रश्न है, ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक उत्तर, तो इसका आंसर बताइएगा। तो 12 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन लाल द्रव होती है, तो 12 का डी इज राइट आंसर। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक उत्तर, तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। देखिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है ये आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, तो 13 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल प्रवेश एकेडमी पर आपको मिल जाएगा विथ आंसर, आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1998, 1999, 2001, 2005। तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 में लागू हुआ, तो 14 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था, तो इसलिए 14 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित अभिनव उपाय। तो देखिए, सबसे पहले TRIMS का आपको फुल फॉर्म आना बहुत जरूरी है। तो TRIMS का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसका आप देखेंगे तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 15 का सी इज राइट आंसर। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स आपका ही हो जाएगा। 15 का सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना वर्ष लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है, तो 16 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना वर्ष लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, 48 वर्ष। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है, तो 17 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी है उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है। उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है, तो 18 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, तो 18 का ए इज राइट आंसर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 47। तो दोस्तों, लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप होते हैं, तो 19 का सी इज राइट आंसर, यानी 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, तो 19 का सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिका में? तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये आपका
अंटार्कटिका में स्थित है। तो 20 का डी इज राइट आंसर। टोटल मिलाकर के 50 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।